नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो गई है। वोटिंग आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन परिसर में अपना वोट डाल चुके हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। चुनाव में 4,800 से ज्यादा सांसद विधायक वोट डालेंगे। 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। गौरतलब है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इससे पहले ही देश का अगला और 15वां राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। पिछले 45 सालों से 25 जुलाई को निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार संभालते आए हैं। आइए जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए और इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। आइए जानते हैं कैसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट करते हैं। सभी राज्यों के विधायक वोट करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक सदस्य एक ही वोट डाल सकता है। वोट डालने वाले सांसदों, विधायकों के मतों की वैल्यू भी अलग अलग होती है और यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। इस बार 776 सांसद और 4033 एमएलए राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है। यूपी के एक विधायक की वैल्यू सबसे ज्यादा 208 और सिक्किम के एक एमएलए की वैल्यू सबसे कम 7 है। लेकिन राज्यसभा के 12 मनोनीत सांसद, लोकसभा के 2 मनोनीत सांसद और 9 राज्यों के विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। आइए अब समझते हैं कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य को 14 दिन का नोटिस देना होता है। इस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। सदन उस पर विचार करता है। अगर 2/3 सदस्य उसे मान ले तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन उसकी जांच करता है और उसके बाद 2/3 समर्थन से पास कर देता है। तब राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार होता है। उसका उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। लेकिन मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, यह अदालत में भी नहीं पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि नीलम संजीव रेड्डी अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई थी। भारत के राष्ट्रपति को रहने के लिए जो राष्ट्रपति भवन है उसमें 350 से ज़्यादा कमरे और 750 कर्मचारियों का स्टाफ होता है। उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी रखने के लिए भत्ता भी मिलता है। राष्ट्रपति के लिए एक अलग सचिवालय है और अगर अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति को देश के भीतर यात्रा करने के लिए मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर भी मिलता है। भारत का राष्ट्रपति भवन विश्व का सबसे बड़ा सरकारी आवास है। यह 4 मंजिला है और इस भवन के निर्माण में 70 करोड़ ईंटों का उपयोग किया गया। राष्ट्रपति भवन में लोहे का इस्तेमाल न के बराबर किया गया है। राष्ट्रपति भवन के पीछे एक मुगल गार्डन है। 13 एकड़ में फैला हुआ गार्डन देसी और विदेशी फूलों से भरा हुआ है। फरवरी-मार्च में आम नागरिकों के लिए इसे खोला जाता है। राष्ट्रपति को सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति को सेवा काल और उसके बाद के लिए वेतन, पेंशन व अन्य सुविधाओं का प्रावधान द प्रेसिडेंट एंड पेंशन एक्ट 1951 में किया गया है। राष्ट्रपति की सैलरी भारत की समेकित निधि से दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी आय जो किसी कानून के तहत आयकर से रहित नहीं है उस पर इनकम टैक्स देना होता है। न तो इनकम टैक्स एक्ट और न ही प्रेसिडेंट पेंशन एक्ट में राष्ट्रपति की सैलरी को आयकर से बाहर रखा गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। राष्ट्रपति के लिए इस वक्त जो अंगरक्षक रेजिमेंट है 1773 में गठित की गई थी। भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के अधिकारी और जवान बेहतरीन घुड़सवार होते हैं। राष्ट्रपति की रेजिमेंट में भर्ती के लिए बेहद कठिन नियम होते हैं। इसमें भर्ती के लिए जवानों की न्यूनतम हाइट 6 फीट और घोड़े की ऊंचाई लगभग 15 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए।
आइए बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनेक बड़े पदाधिकारी जैसे महान्यायवादी, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है और आम चुनाव के बाद पहले प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। किसी भी समय संसद की बैठक बुला सकता है या स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास अनेक वित्तीय शक्तियां हैं, जैसे धन विधेयक को संसद पटल पर रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद पटल पर प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए हर 5वें साल वित्त आयोग का गठन करता है और किसी राज्य द्वारा विशेष अनुदान मांगे जाने पर राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा कम या समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। दूसरे देशों के साथ युद्ध और युद्ध विराम होने पर घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। जब किसी प्रदेश का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जो अधिकतम 3 वर्षों का होता है। पर हर 6 महीने में संसद द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा भी करता है। राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो शक्ति भी प्राप्त है: आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।